नमामि शारदे एवरीबॉडी। कैसे हो आप लोग? पिछले वीडियोस में हम हैवी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जैसे कि सिमिली, मेटाफर। आज का टॉपिक इतना इजी है कि इसे पढ़ने के लिए दिमाग नहीं चाहिए, बस आंखें खुली होनी चाहिए। टॉपिक का नाम है रिपीटेशन। हिंदी में बोले तो पुनरावृत्ति अलंकार। नाम से ही क्लियर हो गया होगा, रिपीट होना। जब पोइट को लगता है कि तुम लोग एक बार में बात नहीं सुनोगे, जैसे कि तुम्हारी मम्मी जी को लगता है, तो वो सेम वर्ड्स को, फ्रेज को पोएम में बार बार यूज करते हैं। क्यों? भाई, ताकि उस बात पे जोर दिया जा सके, ताकि वो बात तुम्हारे दिमाग में छप जाए। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए थोड़े से इम्पोर्टेंट है। पहला एग्जांपल है तुम्हारी बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम अमांडा से। रॉबिन क्लेन की पोएम अमांडा याद है ना आपको? उस पोएम में हर स्टैंजा एक एंड में मम्मी क्या बोलती हैं? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। यहाँ अमांडा का नाम बार बार रिपीट हो रहा है। क्यों? ये दिखाने के लिए कि उसकी मम्मी कितनी नैगिंग कर रही हैं। वो उसे कॉन्स्टेंटली डांट रही हैं और इंस्ट्रक्ट करना चाहती हैं। अगर वो सिर्फ एक बार बोलती तो शायद उसे इरिटेशन फील नहीं होती। बार बार बोलने से पता चलता है कि अमांडा कितनी परेशान है। दूसरी पोएम है हमारे पास में, द बॉल पोएम। अब जॉन बैरीमैन की पोएम द बॉल को देखते हैं। जब बच्चे की बॉल पानी में गिर जाती है तो पोएट लिखता है, व्हाट व्हाट इज ही टू डू। यहाँ व्हाट वर्ड दो बार आया है। पोएट व्हाट इज ही टू डू भी लिख सकता था, बट उसने लिखा व्हाट इज ही टू डू। ये दिखाता है उस बच्चे का शॉक और ग्रीफ। वो इतना सदमे में है कि उसके मुंह से शब्द निकल नहीं रहे। यहाँ पर ये रिपीटेशन उस मोमेंट ऑफ शॉक को हाईलाइट करता है। अब एक पॉइंट जहां पर बच्चे अक्सर करके गलती करते हैं। एलिट्रेशन और रिपीटेशन में फर्क होता है। एलिट्रेशन सिर्फ स्टार्टिंग का साउंड रिपीट करता है, जैसे कि सेव्ड सम, यहाँ पर एस और एस रिपीट हो रहा है, जबकि रिपीटेशन में पूरा का पूरा वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है, जैसे कि व्हाट और व्हाट। एग्जाम में अगर दिखे कि कोई वर्ड कॉपी पेस्ट हो रहा है तो बिना डरे रिपीटेशन लिख देना, एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। रिपीटेशन का मतलब होता है पोइट का हाइलाइटर। जो वर्ड इंपॉर्टेंट है उसे रिपीट कर दो बार बार। इस टॉपिक के मार्क्स तो फ्री के हैं भाई, लूट लो। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, हमारी अगली पोइटिक डिवाइस पर। वो है एनाफोरा, जो कि रिपीटेशन का एक वीआईपी वर्जन है। एनाफोरा, इसका नाम सुनने में थोड़ा सा फैंसी लग रहा है ना? चलो अब डेफिनेशन पर आते हैं। ये रिपीटेशन ही है, लेकिन एक रूल के साथ में। जब दो या दो से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव लाइंस यानी लगातार आने वाली लाइन सेम वर्ड या फ्रेज से स्टार्ट होती हैं तो वहां पर होता है एनाफोरा। मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोगों को, सिर्फ स्टार्ट में। अगर बीच में या एंड में सेम वर्ड आया तो वो नॉर्मल रिपीटेशन है। अगर शुरुआत सेम है तो ही वह एनाफोरा है। चलिए हम कुछ अपने टेक्स्ट बुक से कुछ बेस्ट एग्जांपल्स को उठाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है वॉल्ट व्हाइटमैन की पोएम एनिमल में। इस पोएम में पोएट एनिमल्स की तारीफ कर रहा है और इंसानों को सुना रहा है। इन लाइंस को देखो, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, दे डू नॉट लाई अवेक, दे डू नॉट मेक मी सिक। नोटिस किया आपने? लाइन 1 में दे डू नॉट आ रहा है, लाइन 2 में भी दे डू नॉट आ रहा है, लाइन 3 में भी दे डू नॉट आ रहा है। तीनों लाइंस बिल्कुल सेम फ्रेज से शुरू हुई है। यही पैटर्न एनाफोरा कहलाता है। पोइट ऐसा करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है और अपनी लिस्ट को स्ट्रांग बना रहा है। जैसे वो कह रहा हो, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। अरे रुको रुको रुको, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं। ये पोइम तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपकी बुक में है ही नहीं। एक्चुअल में ये पोइम आपके डिलीटेड सिलेबस में से है। एग्जाम्पल अच्छा था तो हमने पिक कर लिया। चलो आपकी बुक से उठाते हैं। तो इस पोएम के दूसरे एग्जाम्पल को समझने के लिए हम रॉबिन क्लीन की अमांडा पोएम को की कुछ लाइनें देखते हैं, जैसे कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा।
अब यहाँ पर डोंट और डोंट लाइन के स्टार्टिंग में यूज हुआ है, तो यहाँ पर एनाफोरा बोलेंगे हम लोग। लेकिन वहां पर अमांडा और अमांडा का रिपीटेशन जो लाइन के पीछे हुआ है जाकर के, इस वजह से हम यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन बोलेंगे। मतलब साफ है, अगर लाइन के स्टार्टिंग में है तो एनाफोरा, और लाइन के कहीं भी बीच में पूरा एक वर्ड रिपीट हो रहा है तो हम बोलेंगे रिपीटेशन। और अगर लाइन के बीच में कुछ साउंड्स रिपीट हो रहा है तो वहां पर हम बोलेंगे एलिट्रेशन। अब हम लोग आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका नाम सुन के ऐसा लगता है किसी भारी भरकम सी दवाई का नाम हमने ले लिया हो। इसे बोलते हैं इंजैममेंट। ये डिवाइस पोइट तब यूज करता है जब उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ, लॉजिक समझो। जब एक सेंटेंस लाइन खत्म होने पर रुकता नहीं है बल्कि अगली लाइन में कंटिन्यू होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि लाइन के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स या कॉमा नहीं होता है। सिंपल भाषा में बोलें, सेंटेंस वही रहता है, बस उसकी लाइन चेंज हो गई होती है। इसे हम कहते हैं रन ऑन लाइन या एंजैममेंट। अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये फेवरेट डिवाइस है। उनकी पोएम डस्ट ऑफ स्नो देखो। पोएम की पहली लाइन, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, क्या क्रो के बाद में कॉमा आया? नहीं। क्या मी के बाद में फुल स्टॉप आया? नहीं। पूरा का पूरा सेंटेंस एक सांस में नीचे तक आ रहा है। फुल स्टॉप भी सीधा एंड में है। ये है एंजैममेंट। अब पोइट ने ऐसा किया क्यों? ताकि पढ़ते वक्त तुम रुको नहीं। ये दिखाता है कि एक्शन कितना फास्ट हुआ। क्रो ने अपने पंखों को हिलाया और तुरंत बर्फ गिर गई। फ्लो मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब हम दूसरी एग्जांपल को देखते हैं, फायर एंड आइस। सेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लाइन 1 डिजायर पे खत्म हुई है, पर बात खत्म नहीं हुई। वो अगली लाइन में जाकर कंप्लीट हुई। कोई कॉमा नहीं, कोई रुकावट नहीं, सीधा कनेक्शन। एग्जाम में जब भी आप पोइम को पढ़ो, बस लाइन के आखिरी शब्द को देखो। अगर वहां कॉमा है तो इंजैममेंट नहीं है, फुल स्टॉप है तो इंजैममेंट नहीं है, डैश है तो इंजैममेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वहां कुछ भी नहीं है और सेंटेंस अगली लाइन में भाग रहा है तो भाई 110% वहां पर इंजैममेंट है। अब आते हैं हम पोइट के सबसे बड़े हथियार पर, उनका वीएफएक्स, मतलब विजुअल इफेक्ट्स। इसका नाम है इमेजरी। हिंदी में कहते हैं इसे बिंब विधान। बड़ा अजीब सा नाम है ना। देखो भाई, पोइट के पास कैमरा नहीं होता है, पेंटर की तरह ब्रश नहीं होता है, उसके पास सिर्फ वर्ड्स होते हैं। तो जब पोइट ऐसे वर्ड्स का यूज करे कि पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग का प्रोजेक्टर ऑन हो जाए और एक पिक्चर बन जाए, उसे कहते हैं इमेजरी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम सीन को अपनी आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, मतलब साउंड, या स्किन से महसूस कर रहे हो, यानी टच। मतलब पोएम आपकी 3D में चली जाती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उनसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग एडन रिच की पोएम द ट्रीज को याद करो। पेड़ घर के अंदर से बाहर जंगल की तरफ भाग रहे हैं। वहां एक लाइन है, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। वर्ड पकड़ो, स्टम्बलिंग। स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। क्या पेड़ सच में लड़खड़ा कर चल सकते हैं? नहीं। लेकिन ये वर्ड पढ़ते ही दिमाग में एक सीन बना, जैसे कोई बड़ी सी चीज नींद में या जल्दी में गिरते पड़ते आगे बढ़ रही हो। तुम लोग इमेजिन कर सकते हो उन पेड़ों की मूवमेंट को। ये विजुअल इमेजरी है, देखने वाली इमेजरी। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं टाइगर इन द जू से। अपना टाइगर भाई जब जंगल में शिकार करता है तो पोइट लिखता है लर्किंग इन द शेडो। अब लर्किंग का मतलब होता है घात लगाकर चुप कर बैठना शिकार के लिए। ये वर्ड पढ़ते ही दिमाग में क्या सीन बनता है? घनी लंबी घास, अंधेरा, और उसमें छुपी हुई टाइगर की आंखें और बॉडी। एक सस्पेंस वाला सीन क्रिएट हो गया ना, डिस्कवरी चैनल जैसा एकदम से।
बस बिल्कुल वैसे ही जैसे पोइट ने वर्ड फेंका और तुम्हारे दिमाग ने पिक्चर को कैच कर लिया। दैट इज द इमेजरी। अब एग्जाम में कैसे पहचानोगे? जब भी कोई लाइन पढ़ के लगे, अरे ये सीन तो मैं अपनी आंखों के सामने विजुलाइज कर सकता हूँ, तो बस समझ जाना वहाँ इमेजरी यूज हुई है। ज्यादातर ये विजुअल्स देखने वाली होती हैं, पर कभी कभी साउंड सुनने वाली भी हो सकती हैं, जैसे कि द पेट्रोलिंग कार्स की आवाज। बस अपने दिमाग के थिएटर को ऑन रखना और नंबर पूरे मिलेंगे। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं पोएट्री के डीप एंड में, जहाँ थोड़ा तैरना आना जरूरी है। टॉपिक का नाम है सिंबॉलिज्म, हिंदी में प्रतीकात्मकता। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बस सिंबॉलिज्म वही है, जो दिखता है वो होता नहीं है। डेफिनेशन पे अगर आते हैं, जब पोइट किसी सिंपल सी चीज को यूज करे लेकिन उसका मीनिंग बहुत गहरा हो, वो ऑब्जेक्ट बस एक सिंबल है किसी बड़ी फीलिंग या आइडिया का। मतलब पिक्चर में दिख रहा है ए, पर उसका मतलब है बी। चलिए एग्जाम्पल को थोड़ा हम गहराई से समझते हैं। क्लास 10th की पोइम सिंबॉलिज्म से भरी पड़ी है। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल्स इसका देखते हैं, फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम फायर एंड आइस। यहाँ पोइट कह रहा है दुनिया तो या तो फायर से खत्म होगी या आइस से। क्या वो माचिस वाली आग की बात कर रहा है या फ्रिज वाली बर्फ की? बिल्कुल नहीं। फायर सिंबल है डिजायर और ग्रीड का। जब इंसान की भूख बढ़ती है तो वो दुनिया जला देता है। और आइस सिंबल है हेटर्ड का, यानी नफरत का। जब हम किसी से नफरत करने लगते हैं तो हम पत्थर दिल हो जाते हैं उसके लिए। तो फायर और आइस असली नहीं है, वो इमोशंस के सिंबल्स हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे द बॉल पोइम से। जॉन बैरीमैन की पोइम जहाँ बच्चे की बॉल पानी में गिर गई है। पोइट इतना दुखी क्यों है? भाई 10-20 रुपए की बॉल तो है। नहीं, यहाँ बात पैसे की नहीं है। यहाँ बॉल सिंबल है उसके बचपन यानी चाइल्डहुड और इनोसेंस का। जैसे पानी में गई बॉल वापस नहीं आ सकती, वैसे ही उसका बचपन चला गया है, जो अब कभी वापस नहीं आएगा। बॉल खो जाना मतलब बचपन का खो जाना है। ये है सिंबॉलिज्म का मैजिक। और इस पोएटिक डिवाइस से आपके ना कि केवल 1 मार्क्स क्वेश्चन बनेंगे, बल्कि यहाँ पर 6 मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स भी बनते हैं। वहाँ पर ढूंढता है कि एग्जामिनर वहाँ पर ढूंढता है कि बच्चे ने डीप मीनिंग पकड़ा है या नहीं। चलो दोस्तों, अब हम अपनी लिस्ट के आखिरी डिवाइस पर आ गए हैं। इसका नाम थोड़ा अजीब है, ऑक्सीमोरोन। हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। इसका लॉजिक सिंपल है, ऑपोजिट अट्रैक्ट। जब दो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को चिपका के बिल्कुल अगल बगल यानी साइड बाय साइड रख दे, मतलब ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे के दुश्मन है पर यहाँ पर दोस्त बनकर बैठे हैं। एग्जाम्पल, दुश्मन बने दोस्त। वहां पर हमारी पोएटिक डिवाइस होती है ऑक्सीमोरोन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अ टाइगर इन द जू में। वही अपना टाइगर जो केज में बंद है, लेजिल नॉरिस के लिखते हैं इन हिज क्वाइट रेज। जरा रुको, रेज यानी गुस्सा कभी क्वाइट होता है क्या? गुस्से में तो इंसान चिल्लाता है, तोड़फोड़ करता है, लेकिन यहाँ लिखा है क्वाइट रेज। ये है ऑक्सीमोरोन। क्यों? क्योंकि टाइगर गुस्से में तो है, पर वो हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए गुस्सा चुपचाप है। दो ऑपोजिट वर्ड क्वाइट और रेज एक साथ आ गए, यानी यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीमोरोन। दूसरा एग्जाम्पल हम उठाते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन से। कस्टर्ड बेचारा जिसे सब चिढ़ाते थे, बेलेंडा के पास क्या क्या था? अ पेट ड्रैगन। सोचो, ड्रैगन एक वाइल्ड मॉन्स्टर होता है जो आग उगलता है, और पेट यानी पालतू जानवर वो होता है जो घर में शांति से रहता है। पेट और ड्रैगन अपोजिट आइडियाज हैं। पेट ने माफ कीजिएगा, पर पोइट ने इन्हें साथ साथ रखा है, ह्यूमर क्रिएट हो सके और कस्टर्ड का कैरेक्टर डिफाइन हो सके। एग्जाम में इसे ढूंढना काफी इजी है। बस देखना कहाँ दो ऑपोजिट एडजेक्टिव साथ में बैठे हैं, जैसे स्वीट पेन, ओरिजिनल कॉपी। जहां भी ये जोड़ी दिखे, आंसर है ऑक्सीमोरोन। अब हम आते हैं अपनी अगली पोएटिक डिवाइस पर,
लाइफ में कभी ऐसा हुआ है तुमने सोचा आज तो मम्मी बहुत खुश है, आज बाइक की चाबी मांग लेता हूँ। तुम गए और बदले में चाबी की जगह चप्पल या बेलन मिल गया। हुआ है ना ऐसा कभी? बस इसी धोखे को इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं आयरनी, और हिंदी में इसका नाम बड़ा भारी है, जैसे कि विडंबना। सिंपल भाषा में अगर समझे तो ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का खेल है। जब हम एक्सपेक्ट करें ए और हो जाए उसका बिल्कुल उल्टा जेड। जब दिख कुछ और रहा हो और सच्चाई कुछ और हो, उसे कहते हैं आयरनी। चलो हम कुछ कहानी में ट्विस्ट देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम्हारी बुक में आयरनी के एग्जाम्पल्स इतने जबरदस्त हैं कि तुम हंसोगे भी और समझ भी जाओगे। देखो जरा, एग्जाम्पल हम उठाते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन से। ब्लेंडा और उसके बाकी पेट्स, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खुद को बड़ा ब्रेव और बहादुर मानते थे। शेर को भी डरा देते थे, और बेचारे कस्टर्ड ड्रैगन को सब चिढ़ाते थे क्वाड या डरपोक कहकर। अब एक्सपेक्टेशन क्या थी? जब पायरेट यानी डाकू आया तो हमने सोचा कि ये बहादुर पेट्स जो हैं वो सब लड़ाई करेंगे और डरपोक ड्रैगन भाग जाएगा। बट रियलिटी में हुआ क्या? सारे बहादुर टेबल के नीचे छुप गए, और उस डरपोक ड्रैगन ने पायरेट को कच्चा चबा लिया। जो हीरो बनते थे वो जीरो निकले, और जो जीरो था वो हीरो निकला। ये है सिचुएशनल आयरनी। पोइट ने तुम्हारी साथ प्रैंक कर दिया। दूसरा एग्जांपल हम उठाते हैं अपनी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से। कैरोलिन वेल्स की पोएम देखो, वहां टाइगर के बारे में लिखा है, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। रुको जरा, नोबल मतलब होता है शरीफ या रजवाड़ा, और ग्रीट्स का मतलब होता है नमस्ते या हेलो करना। भाई जंगल में टाइगर तुम्हें देखकर हेलो हाउ आर यू बोलेगा क्या? नहीं ना, वो सीधा लंच करेगा तुम्हारा। पोइट यहाँ मजाक कर रहा है, वह एक खूंखार जानवर के लिए नोबल और ग्रीट जैसे पोलाइट वर्ड्स यूज कर रहा है। ये है वर्बल आयरनी, यानी सार्काज्म। कहना कुछ मतलब कुछ और। अगर पोइम में या में एग्जाम में अगर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा हो और बाद में वही डर जाए, तो वहां पर होगा आयरनी। अगर पोइट किसी डेंजरस चीज को बहुत प्यार से डिस्क्राइब कर रहा है, तो वहां है आयरनी। अब मैं तुम्हें एक मैजिकल लाइन बताता हूँ जो अपने एग्जाम में जरूर लिखना। Here, the poet uses irony to create a contrast between appearance and reality. एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा कि लड़के ने गहराई पकड़ ली। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आयरनी वही है जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले का खुद का चालान कट जाए। तो बस पोएम में इन ट्विस्ट को ढूंढना सीखो, रट्टा मत मारो। और तुम लोग एक्सपेक्टेशन कम रखो, रियलिटी में मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय, गुड नाइट।